Hello everyone, welcome back to my channel. Now let's study the chapter breathing and exchange of gases. ये चैप्टर बहुत छोटा है एंड ऑल्सो बहुत कॉन्सेप्चुअल है. नथिंग इज़ देयर टू लर्न मच अबाउट दिस चैप्टर. जस्ट आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द PYQs, right? And I'm going to cover every single line which is important from the question point of view. So, oxygen is utilized by organism to indirectly break down the simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. Oxygen हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है for the process of respiration, right? This we know. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. So respiration basically catabolic plus anabolic होता है, but here we are considering catabolic ही, but हमने पता है कि it is amphibolic process. तो इसमें CO2 की भी फॉर्मेशन होती है जब एनर्जी रिलीज होता है, राइट? जब ये सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, सो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी इज़ गुड फॉर अस बट CO2 इज़ नॉट गुड. सो हमारी बॉडी उसके लिए क्या करती है कि CO2 जो सेल्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हमें बाहर फेंकना है, प्लस O2 अंदर लेते रहना. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. मतलब द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, जिसको हम कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं. लाइक वी मस्ट हैव नोटिस्ड कि चेस्ट मूव्स अप एंड डाउन वाइल ब्रीदिंग. So this is because of breathing, right? Respiratory organs we have to see in different kind of phylums that we have studied in our animal kingdom. The mechanism of breathing varies. पहली बात तो ये कि mechanism depend करता है on the habitat, कि कौन से habitat में वो organism रहता है, plus the level of organization that the organism has got. For example, cellular level of organization है, बहुत ज़्यादा lower organism है, जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उनके में एक्सचेंज जो होगा वो सिंपली होगा थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस अक्रॉस दियर बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, राइट? बट जैसे ही हम हायर टू हायर लेवल्स पे जाते रहते हैं, लाइक अर्थ फॉर्म, एनलिड्स जब आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए उसकी स्किन एक्ट करने लग जाती है एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. दैट इज़ वो अपने मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रिस्पायर करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, राइट? इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिनको ट्रैकल ट्यूब्स हम कहते हैं, वो होता है, जिसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं. स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स, जिनको गिल्स कहते हैं, वो फिशेस में हमें देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स प्लस मॉलस्क्स में देखने को मिलता है, राइट? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं. वेरएज जब वस्कुलराइज्ड बैग्स की बात करते हैं, दैट इज़ द लंग्स, तो इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग अस. अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज गिल्स यूज़ करते हैं, वेरएज एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे के सारे लंग्स यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स जो होते हैं, उनके में मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. फ्रॉग में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक इट हैज़ गॉट बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, एंड देन मतलब उसका जो वो गले की मूवमेंट जो होती है उसको बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड ऑल्सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज सीन इन फ्रॉग. नाउ लेट्स सी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. We have got a pair of external nostrils which open above the upper lips and leads to the nasal chamber through the nasal passage. हमारे पास a pair of external nostrils होते हैं जो nasal chamber तक जाते हैं through the nasal passage, and the nasal chamber opens into the pharynx. पहले pharynx आएगा then larynx, okay? तो pharynx में आता है, pharynx का जो एक पार्ट होता है oropharynx जिसको हम कहते हैं, वो common passage होता है for the food and the air. Clear? The pharynx open through the larynx region into the trachea. That is pharynx आया, फिर larynx, then trachea आ जाता है. larynx एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है जो हमारे साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं. हम जब फूड सॉलो करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारी एयर पाइप होती है, विंड पाइप होती है, उसमें फूड की एंट्री होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या प्रोटेक्टिव एक्शन लेती है कि ग्लॉटिस, एक कवरिंग का नाम है, जो कवर कर लेती है आर एपिग्लॉटिस, राइट? covered by the epiglottis. What is epiglottis? Epiglottis is thin elastic cartilaginous flap जो up down move कर सकता है, and it is cartilaginous plus thin, right? This we have to remember
कि एपिग्लॉटिस होता है जो एंट्री को प्रिवेंट करता है ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है विच एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक रीजन में पूरा हमारा वी नो लंग्स एंड ऑल इज सिचुएटेड। एंड ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे आकर के, टोटल थोरैसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं 12, ये ऑलमोस्ट हाफ मिडवे आकर के डिवाइड हो जाता है इनटू द लेफ्ट राइट पल्मोनरी ब्रोंकाई। देन फर्दर ब्रोंकी डिवाइड होते हैं into primary bronchi and then secondary bronchi, then tertiary bronchi and further into bronchioles। जैसे ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया से वो ट्रैक्यूल्स बन जाते हैं, राइट। सेम वे में यहाँ पे ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड देन ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स भी इनिशियल ब्रोंक्यूल होंगे, देन फाइनली द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। द ट्रैकिया पल्मोनरी primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete, this you should remember कि it is incomplete cartilaginous rings, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर पूरा प्रेजेंट होता है थ्रू आउट दिस। and each terminal bronchiole give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag-like structure called as alveoli। clear? so एल्वियोलाई कैसे फॉर्म होता है? फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल से बहुत ज़्यादा थिन वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, इन तीन चीज़ों से मिलकर के हमारा पूरा लंग्स बना हुआ होता है। दैट इज द ब्रोंकाई, जो दो ब्रोंकाई बने हैं, प्लस द ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई फॉर्म आर लंग्स। द टू लंग्स, वी हैव गॉट द टू लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। इट इज़ कवर्ड बाय द डबल लेयर प्लूरा एंड उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, राइट। एंड ये प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है कि ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है बिटवीन द टू लंग सर्फेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक चैम्बर, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होगा इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द लंग्स का सर्फेस, राइट। सी दिस डायग्राम ना, यहाँ पे अपनी राइट लंग्स है एंड दिस इज द लेफ्ट लंग्स। दिस इज द सपोर्टेड बाई डायफ्राम एंड हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन आवर टू लंग्स। This is the epiglottis which is covered by the which covers the glottis during food swallowing, and this is trachea which is supported by the incomplete sheath-shaped cartilage। clear? Here are the pleural membrane and उनके बीच में pleural fluid है। and this is bronchi, that is bronchus, उसको हम single कहेंगे, and these are the cut ends of our ribs, that is 12 pair of ribs, and this is the bronchioles, small portion, that is ये सर्कुलर चीज़ जो है that is bronchioles। now the part starting from external nostrils up to the terminal bronchiole constitute the conducting part। हमारा जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज द कंडक्टिंग पार्ट, सेकेंड इज द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कंडक्ट करता है एयर को टिल द एल्वेलाई, एंड रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है वो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। दैट इज एल्वेलाई एंड एल्वेलर डक्ट्स जो होते हैं वो मिल करके रेस्पिरेटरी पार्ट को बनाते हैं। बट कंडक्टिंग पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, मतलब नॉस्ट्रिल से लेकर के अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दैट इज उसके बीच में जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई आते हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ये फर्स्ट थिंग तो एयर को क्लीन करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। सेकेंड, इट ह्यूमिडिफाइज द हेयर, मतलब कि एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो उसको वो कम करके बॉडी टेम्परेचर जितना लाता है, एंड उसको मॉइस्चर करता है। एंड एक्सचेंज पार्ट जो होता है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी पार्ट, वो एक्चुअली द साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 होता है बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। दैट इज़ इसमें कोई भी मतलब ओपनिंग सी नहीं होती। क्लियर? द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होंगे, वेंट्रल साइड में स्टर्नम होगा, लेटरल साइड में रिब्स एंड लोअर साइड पे हमारा डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ आवर लंग्स इन द थोरैक्स इज एज सच कि कोई भी चेंज अगर हम वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी में कर रहे हैं तो इट विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इनटू द पल्मोनरी कैविटी। और ऐसी अरेंजमेंट हमें क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हम अपने डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते अपने विल के अकॉर्डिंग। सो अगर हमें पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज लाना है ब्रीदिंग के लिए, जो हमें करना ही करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू उसकी सेटलमेंट हमें ऐसी करनी होती है कि हम चेंज थोरैसिक कैविटी में करें, बट वो डायरेक्टली उससे उसको करते ही हमारी पल्मोनरी कैविटी में भी चेंज आ जाए, राइट?
सो रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट इज ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें हम इनहेल और एक्सेल करते हैं. इनहेल O2 करेंगे एंड एक्सेल CO2 रिच एल्वेलर एयर करेंगे. देन डिफ्यूजन होगा O2 CO2 का इन द एल्वेलाई. देन उसको हम ट्रांसपोर्ट करके ब्लड तक लेकर जाएंगे. थ्रू द ब्लड हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे टिल द टिश्यूज़, जहाँ पे टिश्यूज़ पे वापस से एक्सचेंज होगा बिटवीन O2 एंड CO2. देन फाइनली वहाँ पे O2 का यूटिलाइजेशन होगा फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस, दैट इज रेस्पिरेशन के लिए. नाउ द ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म. द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वी हैव टू लुक ऑन कि ब्रीदिंग जो होती है सबसे पहले तो ये 2 स्टेप्स से मिलकर बनी हुई होती है. फर्स्ट इज इंस्पिरेशन, सेकेंड इज एक्सपायरेशन. राइट, इंस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन में एयर इज एक्सेल्ड आउट. और ये होता कैसे है, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एक ग्रेडियंट्स के हेल्प से होता है. दैट इज एक प्रेशर ग्रेडियंट हमें बिल्ड करना पड़ता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर. इंस्पिरेशन कब हो, फर्स्ट वेरी सिंपल थिंग कि डिफ्यूजन कब होता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हमेशा होता है, फ्रॉम हाई टू लो. और ये ऑल ऑफ अ सडन होता है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. राइट, तो हमें अगर इंस्पिरेशन करना है तो अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. एंड सिंस प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो हमें क्या करना है कि अंदर का प्रेशर कम करना है, सो अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा हमें. क्लियर, अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम करना पड़ेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन. मतलब सिंस हमें अपना अंदर का प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम करना है, तो हम इसको कह सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स हमें बिल्ड करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेगेटिव प्रेशर इन द सेंस कि नेगेटिव नहीं बट लोअर प्रेशर देन द एटमॉस्फेयर. राइट, सिमिलरली एक्सपिरेशन के लिए हमें हायर टू लोअर मूवमेंट करानी है, तो अंदर का प्रेशर हमें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसके लिए हमें हेल्प कौन करता है, द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स. राइट, जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ये हेल्प करते हैं इन सच ग्रेडियंट जनरेशन. एंड इंस्पिरेशन तब इनिशिएट होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, किसकी, डायफ्राम की. डायफ्राम नीचे की साइड में लोकेटेड है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम होगा डेफिनेटली. लाइक डायफ्राम ऐसे था पहले, तो अब वो ऐसे हो रहा है. तो सोचो इतने से इतना हो रहा है, तो ये बीच में जो गैप आ रहा है दैट इज़ वहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज ही तो हो रहा है. तो वॉल्यूम का इंक्रीज जो हो रहा है वो एंटीरियो पोस्टीरियर दैट इज़ लेंथ वाइज एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है. एंड सेकेंड थिंग, कॉन्ट्रैक्शन हमें और किस चीज़ का देखने को मिलता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का भी देखने को मिलता है, जो रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट अप करती है. एंड ऑल्सो साथ साथ वो लिफ्ट अप करने के हमारा वॉल्यूम जो होता है इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, उसको भी इंक्रीज कर देती है, बट इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस. आप क्वेश्चन में ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट तो करवाएंगे बट वो इंक्रीज इन वॉल्यूम इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस दे देंगे. दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज डायफ्राम जो है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करेगा, वेर एज हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं वॉल्यूम को. आई होप आई एम क्लियर नाउ. अ सिमिलर इंक्रीज अगर हमने थोरेसिक वॉल्यूम में कर दिया, नाउ सेम सिमिलर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी विल ऑल्सो बी सेम. और जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड विच विल फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग्स, दैट इज हायर टू लोअर प्रेशर में वो मूव कर जाएगी एंड हेंस इंस्पिरेशन हो जाएगा. नाउ एक्सपिरेशन करना है तो जस्ट द अपोजिट हमें करना पड़ेगा. हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाई हर चीज़ को इन इंस्पिरेशन. So while expiration we have to relax everything, right? Relaxation of diaphragm and internal costal and external intercostal muscles को हम करेंगे, and then diaphragm sternum back to their normal position आएंगे, which will reduce the thoracic volume and वो pulmonary volume को भी साथ साथ ही कम कर देंगे and intrapulmonary pressure increase हो जाएगा. This increase in pressure will cause the air to expulsion of air and therefore expiration हो जाएगा from higher to lower pressure, that is अंदर से बाहर की ओर. राइट, और हमारे पास इतनी एबिलिटी भी गॉड ने दी है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, दैट इज इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ आवर एब्डोमेन. और हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट
ब्रीद करते हैं। क्लियर। द वॉल्यूम इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स, इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ आवर पल्मोनरी फंक्शंस। सी हियर डायफ्राम अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो नीचे की ओर मूव कर रहा है, एयर उसकी वजह से एंटर कर रही है इनटू द लंग्स। तो इस प्रोसेस में क्या शो किया गया इस डायग्राम में, इंस्पिरेशन को रिब्स स्टर्नम लिफ्ट अप कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम बढ़ रहा है अंदर का एंड प्रेशर कम हो रहा है, देयरफॉर बाहर से अंदर एयर मूव कर रही है एंड दिस इज आवर रिब केज, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इज इंक्रीजिंग। सेकेंड डायग्राम में क्या शो किया है कि डायफ्राम वापस से रिलैक्स्ड स्टेट में आ रहा है, दैट इज वापस से अपने वो डोम शेप में आ रहा है एंड द रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्निंग टू द ओरिजिनल पोजिशन, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से बाहर की ओर एक्सपल्शन ऑफ एयर हो रहा है। नाउ लेट्स सी द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सबसे पहला जिसमें आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता क्या एक्चुअली कि अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं, नॉट इंस्पायर प्लस एक्सपायर, इट इज़ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर जो होती है उसको हम टाइडल वॉल्यूम में इंक्लूड करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, बिल्कुल नॉर्मल। दैट इज़ अगर मैंने एक बार इनहेल किया तो हमने 500 ml ऑफ एयर को इनहेल कर लिया इन अ मिनट एंड हेल्दी पर्सन जो है वो 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है इन अ मिनट। तो अगर हम 12 to 16 को मल्टीप्लाई करें विद 500 तो ये 6000 to 8000 ml ऑफ एयर हो जाता है जो पर मिनट हम इनहेल या एक्सहेल कर पाते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिजर्व होगा जो हम इंस्पायर कर सकते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, राइट। इट इज़ एक्स्ट्रा अमाउंट, नॉट टोटल अमाउंट ऑफ इंस्पायर्ड एयर, राइट। इट इज़ एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को हटा करके। सो इसका डाटा क्या है 2500 to 3000 ml। ना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इट इज़ 1000 to 1100 ml। यस, रेसिडुअल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रिमेन करेगा इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है 1100 to 1200 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जब कैपेसिटी की बात आती है तो हम टोटल लेंगे, दैट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर कर सकते हैं इवन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये IRV प्लस TV होता है जिसकी वैल्यू यू कैन फाइंड आउट इन द एग्जाम हॉल। ऐसे अभी आप याद करेंगे यू विल बी कन्फ्यूज्ड। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर विच यू विल बी, टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, राइट। इट इज़ द समेशन ऑफ TV प्लस ERV। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रिमेन करेगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद तो हमारे लंग्स में ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नाउ वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी। ये IRV प्लस TV प्लस ERV होता है जस्ट एक्सेप्ट फॉर द रेसिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी में सारा कुछ आ जाता है, दैट इज़ IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि IC प्लस ERV प्लस RV इज़ टोटल लंग कैपेसिटी, या EC प्लस IRV प्लस RV इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो सबसे पहले एल्वेलाई होते हैं हमारे लंग्स में, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनके बीच में होता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, दैट इज़ अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो O2 और टिश्यू के बीच में हो रहा होगा, अगर डीऑक्सीजनेटेड है देन CO2 और टिश्यूज़ के बीच में होगा, राइट। एंड ये सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से होता है ये इनका गैसियस एक्सचेंज। एंड डिफ्यूजन मेनली डिपेंड करता है ऑन टू थिंग्स, पहला तो सॉल्युबिलिटी एंड सेकेंड इज़ द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, एंड मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना स्लो डिफ्यूजन होगा, इनवर्स रिलेशन है इनका। क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज़ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अगर मान लो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर मैंने लिया है तो उसमें से एक सिंपल ऑक्सीजन का सिर्फ मैं प्रेशर पूछना चाह रही, सो आई विल बी आस्किंग कि व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हियर, राइट। तो एक पर्टिकुलर गैस का जब इंडिविजुअल गैस की हम बात करने लग जाते हैं इन अ मिक्सचर ऑफ गैस,
तो उसके प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं. दिस डाटा यू मस्ट रिमेंबर कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 159 होता है, CO2 0.3 होता है, एल्वेलाई में 104 एंड 40 एल्वेलाई में CO2 होगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40, CO2 का कंसनट्रेशन डेफिनेटली ज़्यादा होगा 45. देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 95 हो जाएगा, CO2 40. टिश्यूज़ में अगेन O2 कम हो जाता है 40 एंड 45 हो जाता है CO2. सी दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि हमने इंस्पायर एयर की, एल्वेलाई में O2 की कंसनट्रेशन 104 एंड पार्शियल प्रेशर 104 एंड CO2 का 40 हो जाएगा, 40 mm ऑफ Hg यूनिट ऑल्सो यू मस्ट रिमेंबर या नो. देन ये हमारी पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट लेकर आ रही है. तो ऑक्सीजनेटेड है तो इसमें क्या पार्शियल प्रेशर होगा O2 का, इट विल बी 95 एंड CO2 40 होगा. देन ये एओर्टा है हमारी सिस्टमिक आर्टरीज जो लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे टिश्यूज़ के पास जा रही है. सिस्टमिक वाई क्योंकि हम टिश्यूज़ हमारे पूरे सिस्टम्स को ये ब्लड सप्लाई करने वाली है. तो इन दोनों में सेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो O2 अगेन यहाँ पे 95 होगा एंड CO2 40. नाउ टिश्यूज़ में जब एक्सचेंज हो गया तो ये वेना कवा अब कलेक्ट कर करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेन्स पे लेकर वेन्स पे नहीं, आर्टरी दैट इज़ राइट आर्टरी में लेकर आ रही है. तो ये सिस्टमिक वेन्स लेकर जा रही हैं. क्लियर. तो सिस्टम से जो वेन्स जा रही है उनको सिस्टमिक वेन्स कहेंगे. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है देयरफॉर ऑक्सीजन यहाँ पे 40 होगा, CO2 45 होगा. देन पल्मोनरी आर्टरी का भी सेम कॉम्पोजिशन होगा क्योंकि इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड फाइनली हम एक्सपायर एयर कर देंगे. Now the solubility of CO2 is 20 to 25 times greater than that of O2. मतलब CO2 ज़्यादा soluble होता है हमारी बॉडी में as compared to O2 एंड ये डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द O2. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारे पास 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है. फर्स्ट इज द थिन स्क्वामस एंडोथेलियम ऑफ एपिथेलियम थिन स्क्वामस एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज दैट इज यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं उसके एंडोथेलियम, एपिथेलियम ऑफ आर एल्वेलाई एंड उनके बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन. हियर दिस इज एल्वेलर कैविटी एंड एक एल्वेलाई है ये जिसका स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वॉल है, ये 1 सेल थिक एंड देन दिस इज द बेसमेंट सब्सटेंस उनके बीच में एंड ये ब्लड कैपिलरीज है हमारे, रेड ब्लड सेल्स इसमें हैं. ये कैपिलरी है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं एंड इसका एंडोथेलियम है ब्लड कैपिलरीज का. तो ये तीनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मिल करके हमारे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं एंड इनकी टोटल थिकनेस जो होती है वो लेस देन 1 मिलीमीटर हो जाती है इवन, और मतलब बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है फॉर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 क्योंकि इसकी थिकनेस कम है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है चीज़ों की. सो यस फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होते हैं हमारे बॉडी में फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वेलाई टू द टिश्यूज़ दैट इज़ हायर 104 से लेकर के 40 तक जाने में एंड CO2 हायर से लोअर तक जाने में दैट इज़ 45 से 40 तक जाने में टिल द एल्वेलाई. Now we are almost towards the end of the chapter. Last topic is transport of gases. तो blood is the medium for transport of O2 and CO2. As we know कि blood transport करता है O2 and CO2 को. 97% of O2 is transported through the RBCs in the blood in the form of oxyhemoglobin. Clear? And 3% जो बचा है वो प्लाज्मा में जाएगा in the form of dissolved state through diffusion. CO2 की बात करें तो उसमें 20 to 25% that is जो 1/5 पार्ट यू कैन से और 1/4 पार्ट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द थ्रू RBCs हीमोग्लोबिन के साथ इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस विद द बाइकार्बोनेट आयंस एंड रिमेनिंग मेजर 7% जो होता है, मेजर नहीं बट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है ये 7% इन द प्लाज्मा ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू डिफ्यूजन. 7% ऑफ CO2 जाता है प्लाज्मा के थ्रू एंड 3% ऑफ O2. क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी हमारे CO2 की ज़्यादा थी इसीलिए 7% वो प्लाज्मा के थ्रू जा पा रहा है. ना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है प्रेजेंट इन द RBCs. ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. एज वी नो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक क्वाटरनरी प्रोटीन होती है जो 4 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकती है दैट इज़ 1 2 3 4 और अगर एटम्स पूछें तो 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड कर सकती है. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2.
अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंड करेगा, अगर कम है तो कम बाइंड करेगा। एंड ऑल्सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन, टेम्परेचर भी अफेक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं विद दिस बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। अगर CO2 की कंसनट्रेशन सपोज ज़्यादा है, दैट इज़ उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो बाइंडिंग कम होगी oxygen ki with hemoglobin. So these factors also interfere between the binding of oxygen and hemoglobin. If you plot the percentage saturation of hemoglobin with oxygen and the partial pressure of oxygen in mm of Hg, so you will be getting a sigmoid curve, right? And this curve is called as oxygen dissociation curve. It is highly useful in studying the effect of factors like PO2, H plus concentration on binding of O2 with hemoglobin. एल्वेलाई की बात करें तो वहाँ पर डेफिनेटली PO2 ज़्यादा होता है, 104 होता है, एंड हमारी जो CO2 की कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है, दैट इज़ उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, H प्लस की आयन कंसनट्रेशन कम होती है, लो टेम्परेचर होता है। तो ये फेवरेबल एनवायरनमेंट हो गया जहाँ पे एसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट टिश्यूज़ में रिवर्स केस चलता है, दैट इज़ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहाँ पे कम होगा, 40 हो जाता है, एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाता है 45, एंड हाई H प्लस कंसनट्रेशन, हाई टेम्परेचर हो जाता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन बन जाती है फॉर O2 टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होने लग जाता है, एंड ये हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में डिसोसिएट करने लग जाता है। हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ O2 डिलीवर करता है टू द टिश्यूज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। Now transport of carbon dioxide 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं है ये। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब CO बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तब बनता है, एंड उसकी सॉल्युबिलिटी तो ओ माय गॉड 200 टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड बहुत ही स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो फॉर्म कर लेता है, एंड विच मे कॉज डेथ ऑल्सो इवन अगर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई इन अ ह्यूमन बीइंग। क्लियर? This binding of carbon dioxide with hemoglobin is related with the partial pressure of CO2 and also partial pressure of O2 भी मेजर फैक्टर होगा जो अफेक्ट करेगा इसकी बाइंडिंग को, जैसे कि O2 की बाइंडिंग को CO2 अफेक्ट कर रहा था। जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होगा, दैट इज़ टिश्यूज़ की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वहाँ पे कम होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग होगी CO2 की विद हीमोग्लोबिन। एंड बट ऐसे केसेस में जैसे एल्वेलाई जहाँ पे PCO2 कम था एंड PO2 ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिसोसिएशन होगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का इनटू CO2 एंड हीमोग्लोबिन। ये रिएक्शन एक है जिसमें CO2 प्लस H2O कंबाइन करता है टू फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एंड फाइनली वो ब्रेक होता है इनटू HCO3 माइनस, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन एंड H प्लस। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो RBCs में प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में, and this enzyme is also present in the plasma but in a very little amount, that is minute amount में, and this enzyme can catalyze दोनों डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, both directions। CO2 प्लस H2O से बाइकार्बोनेट आयन बनता है इन द टिश्यूज़, whereas एल्वेलाई में ये रिवर्स के डायरेक्शन में चलती है ये रिएक्शन। टिश्यूज़ में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल्स, एंड CO2 डिफ्यूज़ होता है, ज़्यादा से लो कंसनट्रेशन पे ये मूव करेगा, तो ये फाइनली वहाँ से ये मूव करता है टू फॉर्म HCO3 माइनस एंड H प्लस। एल्वेलर साइड पे CO2 की कंसनट्रेशन कम होगी, एंड रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, दैट इज़ ऐसे, एंड CO2 की फॉर्मेशन हो जाती है एंड H2O की। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, ये जब टिश्यूज़ में ये बैकवर्ड डायरेक्शन चल रही है तो यहाँ पे CO2 ट्रैप हो गया है, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वेलाई टू रिलीज आउट CO2। यहाँ पे टिश्यूज़ में ऐसे बना एंड एल्वेलाई में वापस से ट्रांसपोर्ट हो गया। हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ 4 ml ऑफ CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है टिल द एल्वेलाई, राइट। नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहली चीज़ कि ह्यूमंस के पास सिग्निफिकेंट एबिलिटी है टू मेंटेन एंड मॉडरेट देयर रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी, एंड ये न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है, नॉट थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये न्यूरल सिस्टम के थ्रू हम अपनी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है इन द मेडुला विच इज़ द मेजर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, एंड अनदर सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स में
जिसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, एंड इट कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज़ ये मेडुला के फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है। न्यूरल सिग्नल पॉन से अगर रिलीज़ हुआ तो इट विल रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा रेट ऑफ इंस्पिरेशन को, दैट इज़ हम फास्ट इंस्पायर करेंगे बट बहुत ज़्यादा क्विक इंस्पिरेशन होगा, राइट। एंड देयर बाय इट विल बी ऑल्टरिंग द रेस्पिरेटरी रेट। एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होती है एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, नॉट टू द पॉन्स, राइट। मेड्यूला की साइड में एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होती है जो हाईली सेंसिटिव होती है टू CO2 एंड H+ कंसनट्रेशन, दैट्स इट। एंड इंक्रीजिंग एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेज, जैसे H+ की कंसनट्रेशन बढ़ रही है या CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, तो इट विल एक्टिवेट दिस सेंटर, दैट इज कीमोसेंसिटिव सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, and it will pass signals to respiratory rhythm center, that is medulla, and वहाँ पे necessary adjustments होगी, and therefore these substances will be eliminated. receptors जो हमारे aortic और carotid artery में होते हैं वो CO2 और H+ की कंसनट्रेशन को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज वे में रिसीव करते हैं एंड नेसेसरी सिग्नल्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजते हैं रेमेडियल एक्शंस के लिए। एज वी हैव सीन थ्रू आउट द प्रोसेस की ऑक्सीजन का रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड था ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ ऑलमोस्ट यू कैन से कि इनसिग्निफिकेंट रोल था ऑक्सीजन का ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट इज एजमा। एजमा इज़ द डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यहाँ पे हो क्या जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रीदिंग विजिंग साउंड आती है। एम्फाइसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एल्वेलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है हाईली ड्यू टू द डिक्रीज्ड सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई। ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्मोकिंग की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किन की वजह से होते हैं? इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फुल्ली फाइट नहीं कर पाती सिचुएशन को, एंड लॉन्ग एक्सपोजर अगर रहा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी विच विल लीड टू द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़, दैट इज़ जिसको हम क्या कहते हैं फाइब्रोसिस हो जाएगी, एंड इट विल कॉज द लंग्स ऑफ वर्कर्स, it will cause serious lung damage to the workers and in such industries, and therefore उनको suggest किया जाता है कि they should wear the protective masks। and ये occupational respiratory disorders के कुछ नाम है, that is बिसिनोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। बिसिनोसिस में डस्ट पार्टिकल से हमें होती है इश्यूज़, देन एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टस सीड्स जिससे जो काम करते हैं वर्कर्स उनको होता है, सिलिकोसिस में सिलिका के इनहेलेशन से दिक्कत होती है, एंड लास्ट वन इज़ न्यूमोकोनियोसिस जहाँ पे कोल्ड डस्ट की वजह से हमें दिक्कत आती है, हमारे लंग्स में फाइब्रोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, थैंक यू सो मच।